हेलो स्टूडेंट्स। अभी इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करके दिखाया था, एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस किया था और उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप अभी इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हर्ट्ज ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, उससे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की किन किन प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट किया। हम ये देखेंगे हर्ट्ज ने जब अपना हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर तो किन किन प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व कर करके उन्होंने क्या क्या प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट किया। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जिनको ऑब्जर्व करके हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट किया था। ओके, आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रिडिक्टेड बाय हर्ट्ज। मीन्स हर्ट्ज के द्वारा बताई गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज। आइए देखें कौन कौन सी प्रॉपर्टी। हर्ट्ज डेमोन्स्ट्रेटेड द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज फॉलोज। हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कई प्रॉपर्टी को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर करके डेमोन्स्ट्रेट किया। आइए देखें कौन कौन सी। सबसे पहले हर्ट्ज ने ये शो किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्ज इन नेचर होती हैं। आपको पता है कि वेव्स टू टाइप की होती हैं, एक ट्रांसवर्ज वेव, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो जो ट्रांसवर्ज वेव होती हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड उनमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव के चलने के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स वेव के चलने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। इसलिए हर्ट्ज ने सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन किया वो ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्ज इन नेचर होती हैं। कैसे, आइए हम एक्सप्लेन करते हैं। हर्ट्ज ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम स्पार्क्स आर प्रोड्यूस्ड across the detector gap when the gap is parallel to the transmitter gap। हर्ट्ज ने ये ऑब्जर्व किया। अब इसके पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने डिस्कस किया था कि एक ट्रांसमीटर उन्होंने यूज किया था, एक डिटेक्टर यूज किया था। तो जब डिटेक्टर और ट्रांसमीटर दोनों के गैप एक दूसरे के पैरेलल थे तो उस केस में मैक्सिमम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था। Means Hertz observed that maximum sparks are produced across the detector gap when gap is parallel to the transmitter gap। हर्ट्ज ने ये ऑब्जर्व किया कि डिटेक्टर के या रिसीवर के दोनों गैप के बीच में मैक्सिमम स्पार्किंग तभी होती है जब डिटेक्टर का गैप और ट्रांसमीटर का गैप दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो डिटेक्टर के गैप के पैरेलल होती है। ये आप ऐसे कहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चलने के परपेंडिकुलर होती है। When these two gaps are perpendicular to each other, no sparks are produced across the detector gap। जब उन्होंने डिटेक्टर के गैप को परपेंडिकुलर कर दिया ट्रांसमीटर के गैप के तो कोई स्पार्किंग नहीं प्रोड्यूस हुई। इसका मतलब ये हो गया कि अब वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंची। There is no electromagnetic waves detected। तब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिटेक्ट नहीं हुई। This means that electric field associated with the electromagnetic waves transmitted by the transmitter is parallel to the gap। पैरेलल टू द गैप। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दोनों गैप के पैरेलल होता है। इट मीन्स इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वेव के चलने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। हेंस ही कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्ज इन नेचर। उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्ज इन नेचर होती हैं। क्या होती हैं? ट्रांसवर्ज इन नेचर होती हैं। क्या होती हैं? ट्रांसवर्ज इन नेचर होती हैं। अब सेकंड,
Hertz not only produced electromagnetic waves but also demonstrated their properties of reflection, refraction and interference. हर्ट्ज ने केवल यही नहीं किया कि लैब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया, उन्होंने इन वेव्स के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी को प्रूव किया, जिससे ये इस्टेब्लिश्ड हो जाए कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वेव नेचर ही शो करती हैं। देखिए दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ द वेव नेचर, इससे ये इस्टेब्लिश्ड हो जाता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो उनका वेव नेचर ही होता है। अगला उन्होंने क्या किया था, आइए देखें। Hertz allowed the electromagnetic waves to fall on a large plane sheet of zinc. The reflected waves are superimposed on the incident waves to produce a stationary wave. Means Hertz ने क्या किया कि इंटरफेरेंस को शो करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक लार्ज जिंक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट कराया, और जो रिफ्लेक्टेड वेव थी इंसिडेंट के बीच के वेव के में जब सुपरपोजिशन हुआ तो स्टेशनरी वेव बनी। उन स्टेशनरी वेव के दो नोड के बीच के डिस्टेंस को मेजर करके उन्होंने वेवलेंथ निकाला, फिर वेव स्पीड v इक्वल टू न्यू लैम्डा से उन्होंने फ्रिक्वेंसी निकाली और देखा ये फ्रिक्वेंसी वही आई जो ऑसिलेटर की थी। ऑसिलेटर मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा था। इससे ये प्रूफ हो गया कि नहीं, उनके द्वारा डिटेक्ट किया गया ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है। Hertz allowed the electromagnetic wave to fall on a large plane sheet of zinc. Hertz allowed the electromagnetic wave to fall on a large plane sheet of zinc. The reflected wave superimposed on the incident wave produced stationary wave. The wavelength of these waves were determined by measuring the distance between the nodes and its frequency was same as the frequency of oscillator. दो नोट के उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक लार्ज जिंक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट कराया, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट के बीच में सुपरपोजिशन करा करके दो नोट के बीच की डिस्टेंस को मेजर किया, वहां से वेवलेंथ कैलकुलेट किया। Frequency nu equal to 1/2 pi LC. Hence, speed of electromagnetic waves was decided by V equal to nu lambda. It was found that electromagnetic waves travel with the speed of light, same speed as the speed of light. और इन्होंने ये डिसाइड किया, स्पीड निकाल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसी स्पीड से ट्रेवल करती हैं जिस स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। आप जानते हैं कि ट्रांसवर्स वेव का पोलराइजेशन सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं कर सकते हैं। पोलराइज्ड के विषय में हम ज़्यादा डिस्कशन लाइट में करेंगे, लेकिन थोड़ा आपको बता दें कि ऐसी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन इनकी जो लाइट की प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से होती है। तो ऐसी वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकली सभी डायरेक्शन में होते हैं उसे हम अनपोलराइज्ड वेव कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं उन्हें हम पोलराइज्ड वेव कहते हैं। टू चेक दिस फैक्ट we take a portable amplitude modulated radio provided with a telescope antenna. इसके लिए हम एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो लेते हैं जिसमें एंटीना लगा हो। इट रेस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल फ्रॉम द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। ये जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं उनके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ये रेस्पॉन्ड करता है। When the antenna is turned horizontal, जब हम इस एंटीना को हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, the signal greatly diminished, तो सिग्नल कैच नहीं होता है। The portable radio having horizontal antenna inside them are respond to the magnetic field component of the electromagnetic wave. अगर हम पोर्टेबल रेडियो ले लें जिसमें अंदर हॉरिजॉन्टल एंटीना लगा हो, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मैग्नेटिक फील्ड को रेस्पॉन्स करता है और उसमें ये सिग्नल आसानी से कैच होते हैं। और इसके बेसिस पर
इससे ये शो होता है द सिग्नल इज बेस्ट रिसीव्ड व्हेन सच रेडियो। अगर ऐसे रेडियो को हम हॉरिजॉन्टल रखें तो सिग्नल अच्छे से रिसीव होता है। इससे ये शो हो जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्ज इन नेचर होती हैं, पोलराइजेशन शो करती हैं। और एक बात और, हर्ज ने अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप कर करके उन्होंने जो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस किया था उसकी वैल्यू मैं आपको बता दूं। हर्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट में जिस फ्रिक्वेंसी की वेव प्रोड्यूस की थी वो फ्रिक्वेंसी थी हर्ज ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किया था उसकी फ्रिक्वेंसी थी न्यू इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁷ हर्ज। 5 इंटू 10⁻⁷ हर्ज कि उन्होंने इस फ्रिक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया था। और इसकी वेवलेंथ जब उन्होंने लैम्डा इक्वल टू c/ν, तो ये लगभग 6 मीटर की आई थी। तो उन्होंने 6 मीटर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है वो प्रोड्यूस किया था। उन्होंने लगभग 6 मीटर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया था। और इससे भी छोटी वेवलेंथ को जेसी बोस ने एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस किया था। तो ये रहा हर्ज के ऑब्जर्वेशन, और उन्होंने जो जो प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंटल की बेसिस पर, वो ये प्रॉपर्टीज हैं। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ। इनके विषय में हम हिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के विषय में थोड़ा डिस्कस करेंगे, तब हम ट्रांसवर्ज नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रूव करेंगे। ओके।